तो हम लोग यहाँ पर इंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे रेजिस्टेंसेस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सबको याद होगा कि सीरीज में R1 R2 R3 लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर पैरेलल में लगे हैं तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हाँ, बिल्कुल सही है। हम इंडक्टर्स के लिए भी एग्जैक्टली वही रिजल्ट जो है वो याद रखते हैं। ये देखिए, ये इंडक्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसमें एक के बाद एक कई इंडक्टर लगा दिए, L1 L2 L3। अब हमने कहा भाई ऐसा है, इनके इक्विवेलेंट अगर हम एक सिंगल इंडक्टर मान लें तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस L इक्विवेलेंट। ये देखो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक के बाद एक। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब वही, जब करंट सब में सेम हो, एक के बाद एक मौजूद हैं, तो क्या होगा, जो करंट इसमें घुसेगी वही इससे निकल के इसमें घुसेगी, वही इससे निकल के इसमें घुसेगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब सब में करंट सेम। रेजिस्टेंसेस में भी यही होता था, इंडक्टर में भी वही है। तो ऐसे में इसकी जो इक्विवेलेंट इंडक्टर हम बनाएंगे उसकी सेल्फ इंडक्टेंस L इक्विवेलेंट इन सबको जोड़ के मिल जाएगी। L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। ये तो 3 दिखाए मैंने। अगर 3 की जगह 2 होते, 4 होते, 5 होते, 6 होते, जितने भी होते सबको सीधे सीधे उठा के जोड़ देना है सेल्फ इंडक्टेंस, और आपको इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस मिल जाएगी। कुछ भी खास नहीं है, वो रेजिस्टेंसेस वाला मामला है। कोई कहेगा कैसे, वो देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कैसे लिखा हमने। देखिए, मान लो आपके पास ये 3 इंडक्टर हैं, फिर कहूँगा 3 नहीं 4 5 6 2 कुछ भी हो सकते थे। अब कुछ तो बनाओगे ना, तो मैंने ऐसे ही 3 बना दिए। चलिए, तो ये जो इंडक्टर हैं, ये 3 L1 L2 L3, इनमें करंट फ्लो हो रही है I। ओके, अब क्या हुआ, अब जब ये करंट फ्लो होगी तो इंडक्टर यानी कॉइल, इनमें EMF इंड्यूस होगा। हाँ ठीक है, जब करंट टाइम के साथ बदलेगी तो EMF इंड्यूस होगा ही होगा। हाँ, तो यहाँ पर जब आप इंडक्टर की बात कर रहे हो तो भाई मेरे, वो करंट के चेंज होने, उससे EMF इंड्यूस होने, यही सब की तो बात करोगे। हाँ सही है। तो मान लीजिए करंट बदल रही है, तो इन दैट केस तीनों में EMF इंड्यूस होगा। कितना कितना, अरे भाई, किसी भी इंडक्टर में जो EMF इंड्यूस होता है वो होता है -LdI/dt। तो यहाँ देखिए, ये है L1, करंट है I, तो इसकी जगह इंड्यूस्ड EMF वाली बैटरी बनाओ और EMF लिखो -L1dI/dt। इसमें -L2dI/dt, इसमें -L3dI/dt। हाँ ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर इंडक्टर सेल्फ इंडक्शन वाले फिनोमेना के चलते अपने में EMF इंड्यूस करवाएगा। -L1dI/dt, -L2dI/dt, -L3dI/dt। देख लीजिए, जो इंडक्टेंस है वो तो सबकी अलग अलग है, ठीक है। करंट सब में सेम है, तो वो इसके लिए भी dI/dt, इसके लिए भी और इसके लिए भी, करंट तो सब में सेम है ना। सही है। लिख दें क्या, वैसे तो दिख रही है, लो कोई लिखना चाहे तो लिख ले भाई। ये करंट आई यहाँ आ रही है, वही करंट आई यहाँ आएगी, वही करंट आई यहाँ आएगी। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अब भाई ये 3 बैटरियाँ हैं, सीरीज में लगी हैं, तो इनको मिला के एक सिंगल बैटरी बना लो। बना ली। नेट EMF क्या होगा, E बराबर -dI/dt। जोड़ लिया तीनों को। अरे 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट सब मिलाओगे तो इकट्ठा 2 + 3 + 5 10 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं। तो ये जो टोटल EMF है E, समझे, माइनस प्लस और इधर क्या E, ये टोटल EMF, ये देखिए, समझे, वो हो गया तीनों को जोड़कर इतना। अब मैंने भाई ऐसा है, ये 3 इंडक्टर नहीं होते, इनकी जगह एक सिंगल इंडक्टर ले लिया जाए, फिर क्या होगा, अरे तो तीनों की जगह सिंगल बना लो इक्विवेलेंट इंडक्टर। L इक्विवेलेंट करंट वही लो जो इस कॉम्बिनेशन में फ्लो हो रही थी, वही इस अकेले में लिखिए। हाँ क्यों नहीं। अब ये करंट बदली तो जैसे इनमें EMF इंड्यूस हुआ, तो भाई इनके इक्विवेलेंट सिंगल इंडक्टर बना तो उसमें भी EMF इंड्यूस होगा।
क्या वही ई बराबर माइनस एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी, ये देख लीजिए माइनस प्लस ई। ठीक, अब हमने कहा यार ऐसा है ये तीन या ये अकेला, इन तीनों के इक्विवेलेंट ही तो ये अकेला है, तो जब तीनों के इक्विवेलेंट वो अकेला है तो जो इस तीनों के कॉम्बिनेशन में ईएमएफ इंड्यूस होगा वही ईएमएफ इस अकेले में भी इंड्यूस होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि ये तीन और ये अकेला एक जैसे हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। हाँ सही है, तो इसमें माइनस एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी और तीनों के कॉम्बिनेशन में माइनस एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री डी आई बाई डी टी रख दिया, बराबर कर दो, माइनस माइनस कट गया, डी आई बाई डी टी कट गया और एल इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री। देख लीजिए ये डी आई बाई डी टी कटा माइनस कटा तो एल इक्विवेलेंट इसी के तो बराबर आया, ये मैं नहीं लिख दिया था। तो जहाँ एक से ज़्यादा इंडक्टर हैं और एक के बाद एक सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस आप सीधे इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और देख लीजिए ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो आप रेजिस्टेंसेस के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, कोई फ़र्क नहीं है, वहाँ रेजिस्टेंस सीधे जुड़ जाते थे, यहाँ पर इंडक्टेंस हैं सेल्फ इंडक्टेंस हैं वो सीधे ऐड हो जाएंगी। अच्छा जी, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ये देखिए ये आपके सामने पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने बताया कि ये 1 2 3, फिर वही बात, अरे 2 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, 10 भी हो सकते थे, अब मैं कुछ तो बनाऊंगा तो मैंने 3 ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 L1 L2 L3, इन तीनों की जगह एक सिंगल इंडक्टर बना लो, बना लिया। तीनों के इक्विवेलेंट ये रहा, L इक्विवेलेंट इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है। अब जैसा बिहेवियर इन तीनों के कॉम्बिनेशन का है वही इसका होना चाहिए, तभी आप ये कहोगे ये तीनों के इक्विवेलेंट, ये अकेला है। अब इंडक्टर का कैसा बिहेवियर, अरे इंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, करंट टाइम के साथ चेंज करेगी तो इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, बस वही। तो अब यहाँ पर एक काम करो, ये कॉम्बिनेशन और ये अकेला इनको इक्विवेलेंट हैं ये बताने के लिए दुनिया को एक काम करो, इस कॉम्बिनेशन में करंट भेजो, जो करंट इसमें भेजोगे वही करंट इसमें भेजो, जो इसमें करंट को जैसा रेट बदलोगे डी आई बाई डी टी करोगे वो यहाँ करना डी आई बाई डी टी। तो जो इस कॉम्बिनेशन में ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए वही इस अकेले में भी इंड्यूस होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे ये तीनों और वो अकेला क्या इक्विवेलेंट हैं, बताइए। अच्छा जी, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो रिज़ल्ट बता दिया कि यार ऐसे केस में जैसे रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था वैसे ही इंडक्टेंस का भी पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। उसके लिए रिजल्ट ये रहा, 1/L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। क्यों, सही है कि नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। अच्छा, अब ये आया कैसे वो देखिए, बहुत सिंपल बेसिक चीज़ है, वो देख रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो नहीं देखते, अब सिंपल है तो देखते हैं क्या है भाई मामला। ये इंडक्टर ये इंडक्टर ये इंडक्टर L1 L2 L3, ठीक, तुमने इसमें क्या किया, कॉम्बिनेशन में आई करंट भेजी, इधर से घुसी, इधर से आई करंट निकल गई। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब जब ये करंट यहाँ आएगी और इसको 3 इंडक्टर देखेंगे तो क्या होगा, ये तीनों में करंट डिवाइड होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। करंट आई आ रही थी ऐसे, इधर गई I1, इधर गई I2, इधर गई I3। हाँ सही बात है। अब भाई मेरे इस करंट को टाइम के साथ चेंज कराओ, अगर ये करंट आई टाइम के साथ बदलेगी तो I1 I2 I3 भी टाइम के साथ कुछ बदल रहे होंगे, तो यहाँ पर तीनों में ईएमएफ इंड्यूस होगा। बिल्कुल लिख दिया आपने, क्या, माइनस L1 di/dt माइनस di1/dt माइनस L2 di2/dt माइनस L3 di3/dt। देख लीजिए जिसकी जितनी इंडक्टेंस है, जिसमें जितनी करंट है, उसके हिसाब से आप जो है वो ईएमएफ लिखेंगे। L1 I1 तो ईएमएफ माइनस L1 di1/dt, L2 I2 माइनस L2 di2/dt, L3 I3 तो ईएमएफ माइनस L3 di3/dt। अब इस कॉम्बिनेशन में जो नेट ईएमएफ टोटल ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो है E। तो मैं ये कहूँगा यार ये तीनों पैरेलल में ही तो लगे हैं, तो अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ 10 वोल्ट हो जाए, ये 20 वोल्ट और ये 25 वोल्ट। नहीं 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 नहीं, ये जुड़े हुए हैं ना, इधर तार जुड़े हैं, इधर तार जुड़े हैं,
तो इधर का पोटेंशियल सेम रहेगा, इधर का सेम रहेगा, तो जो डिफरेंस यहाँ वही डिफरेंस यहाँ वही डिफरेंस यहाँ। पूरे कॉम्बिनेशन के मतलब यहाँ 10 वोल्ट तो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो टोटल डिफरेंस पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी 10 ही वोल्ट होगा। तो मैंने कहा भाई पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ई है मान लो, तो इसको कह सकते हैं ये इस कॉम्बिनेशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और ये ई बराबर ऐसे लिख दिया -L1 यही ई इसके बराबर होगा, यही ई इसके भी बराबर होगा। देख लीजिए तीनों बराबर कर दिए, ऐड नहीं किए, जोड़े नहीं है, तीनों सेपरेटली। क्या कह रहा हूँ, ये 10 वोल्ट जो ये भी 10 वोल्ट होगा, टोटल कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी 10 वोल्ट। तो लिख दिया ऐसे, देख लो ई बराबर -L1 माइनस बराबर -L2 बराबर -L3 ये आ गया आपके पास जवाब। समझे नहीं समझे? ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? -L1 -L2 और -L3 कोई ख़ास बात नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब हमने कहा भाई ऐसा, ये तो अभी पूरा नहीं आया, अभी ठीक है, अब जगह ख़त्म हो गई तो क्या करें। ठीक, तो पहले इतनी बात जो है वो आप क्लास रोक के ठीक से कॉपी में नोट कर लें, फिर देखते हैं कि अभी इसके इक्विवेलेंट जिस इंडक्टर में बनाऊंगा उसमें ईएमएफ इंड्यूस देखूंगा, फिर उससे ये रिज़ल्ट निकालेंगे। तो पहले इतनी चीज़ नोट करें, क्लास रोकें, साफ साफ कॉपी में नोट करें। तो हम लोग ध्यान देते हैं, ये हमारे पास जैसे इधर था ये ई लिख लिया था हमने ये कॉम्बिनेशन के लिए। अब ये अकेले पे आते हैं, इस कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट ये अकेला इंडक्टर है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर इक्विवेलेंट आपने सेल्फ इंडक्टेंस लिख ली L इक्विवेलेंट, ओके, ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट। अब इस कॉम्बिनेशन में जो करंट आई फ्लो करा रहे थे वही करंट इसमें फ्लो कराओ। जैसे यहाँ करंट टाइम के साथ बदल रहे थे वैसे ही यहाँ भी करंट टाइम के साथ बदलो, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा कितना, -L इक्विवेलेंट di/dt। बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताइए कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस और इस अकेले के क्रॉस वो तो सेम होना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन और वो अकेला इक्विवेलेंट है। तो जो काम ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर कर रहा है वही काम ये अकेला करेगा। तो क्या काम हो रहा है? अरे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है भाई, यही तो काम हो रहा है। कोई काम तो ना चल रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होना चाहिए, तीनों, ये तीनों में और उस अकेले में सेम। तो आपने उसको लिख दिया ई, तो यहाँ भी लिखोगे ई -L इक्विवेलेंट di/dt। अब ये ई और वो ई जो है ये सब सेम है। ठीक है, अब मैंने भाई क्या करूँ, अब यहाँ पर कोई रिलेशन लिखना है तो एक काम करते हैं, जंक्शन लॉ लगाते हैं करंट को लेके। देखिए इधर ये करंट आ रही है आई और जा कितनी रही है I1 I2 I3, तो I बराबर I1 + I2 + I3 होना चाहिए, यस होना चाहिए। हमें करंट से मतलब नहीं है, यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसमें करंट का टाइम के साथ चेंज होने का रेट वो इम्पोर्टेंट है, वो हमारे काम का है। तो क्या करें, di इसको डिफ्रेंशिएट करो, इधर हो जाएगा di/dt, इधर di1/dt, di2/dt, di3/dt। यस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो di/dt है उसकी वैल्यू इधर से निकालो, कितनी होगी, माइनस इधर ले आओ, L इक्विवेलेंट नीचे ले आओ, तो di/dt माइनस का E/L इक्विवेलेंट। यस, ये देखो di/dt को लिख दिया -E/L इक्विवेलेंट। ऐसे di1/dt, ये di2/dt, di3/dt, ये कहाँ से आएंगे, ये यहाँ से आएंगे। देख लीजिए di1/dt क्या होगा भाई, E बराबर ये है, माइनस उधर ले आओ, L1 नीचे ले जाओ, तो -E/L1। ऐसे इसको और इसको बराबर करोगे तो di2/dt -E/L2, और ऐसे ही इसको और इसको बराबर करोगे तो di3/dt बराबर -E/L3। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, ये देखिए अब रखिए di/dt ये आ गया, di1/dt ये, di2/dt ये, di3/dt ये चीज़ यहाँ से आई और ये तीनों यहाँ से आई।
माइनस पूरे में से कट गया, ई पूरे में से कट गया, बच क्या गया, वही जो यहाँ आपको बताया था 1/L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। ये क्या हुआ, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर के लिए रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा खास नहीं है, बट रिजल्ट याद रखना चाहिए। एक बार देख लें इसको। हाँ जी, तो हमारे पास एक ये सवाल है, ठीक है, जिसमें हमने दिखाया कि भाई एक बैटरी है, रजिस्टर है, इंडक्टर है। अब ये स्विच आज खुला हुआ है, स्विच खुला हुआ है तो इस समय बैटरी कोई करंट फ्लो नहीं करा सकती। स्विच को क्लोज कर दो और घड़ी स्टार्ट कर दो। ठीक, घड़ी स्टार्ट कर दीजिए। तो क्लोज स्विच एट t = 0, स्विच क्लोज, यहाँ करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंडक्टर जो है इनमें करंट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ओके, हम ये जानना चाहते हैं कि किसी टाइम t पर, हाँ ठीक है, t = 0 पर स्विच क्लोज किया था, थोड़ी देर के बाद टाइम t पर ये 3L और 6L, ठीक है, इन में से जो 3L है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही होगी। ध्यान दीजिए, ये कॉम्बिनेशन में कितनी करंट वो नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ 3L में कितनी करंट फ्लो होगी ये पूछी जा रही है आपसे। ठीक है, तो एक बार क्लास को रोकें और इसका जवाब निकालने का प्रयास करें। चलो ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपने थोड़ी कोशिश करी होगी जवाब निकालने की। तो अब देखते हैं कि जिन्होंने कोशिश करी उनका जवाब जो है वो सही आया या गलत आया। ठीक है, तो ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक, देखिए सबसे पहले तो ये है कि यार ये दोनों है पैरेलल में, तो पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट निकालो पहले। 1/L इक्विवेलेंट, ठीक, बराबर 1/3L + 1/6L। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से L इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 2L। लो, तो अभी हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये मिलके एक 2L इंडक्टेंस बना रहा है। ठीक, तो ये आपने रेजिस्टेंस लिया, ये इंडक्टर लिया, और ये जो है ये लिया 2L, बैटरी, रजिस्टर, इंडक्टर, स्विच हो गया है क्लोज, और अब यहाँ पे फ्लो हो रही है करंट I। ठीक, यहाँ पर जो करंट जा रही है वो आपने I लिख ली। अब ये I का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये तो हमें पता है, I बराबर होता है E/R 1 - (RT/L)। ये तो पढ़ा था ही, अब ये रिजल्ट तो याद होना ही चाहिए, होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या, ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर, I बराबर E/R 1 - (RT/L)। बस उसमें फ़र्क ये है कि जो स्टैंडर्ड फार्मूला हमने पढ़ा था उसमें L होता था, यहाँ 2L है तो बस इंडक्टेंस 2L रख दो। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये I लिख दिया। अब ये हमारा जवाब नहीं है, क्योंकि ये तो टोटल पूरे इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो आ रही है। सिर्फ 3L में कितनी करंट जाएगी। अच्छा जी, तो मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए, ये है 3L और ये है 6L, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, समझो, और दोनों के कॉम्बिनेशन में जो करंट आ रही है वो है I। ये वो करंट है जो हमने यहाँ पर अभी लिखी थी। अब हमें तो सिर्फ 3L में करंट चाहिए। चलो भाई, ये 3L और ये 6L, तो इसमें जो करंट जाएगी वो है I1 और इसमें जो करंट जाएगी वो है I2। तो मेरे को ये I1 चाहिए। ठीक है भाई, क्या करें, पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि यहाँ जंक्शन लॉ लग जाएगा और हम लिखेंगे I1 + I2 = I। हाँ, बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज़, जो दो इंडक्टर हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम होनी चाहिए। जो वोल्टेज यहाँ, वोल्टेज यहाँ। अरे वोल्टेज कौन सी, पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा, अरे इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा नहीं इसमें और इसमें, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसमें का मतलब ये है कि दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आई बात समझ में।
तो मैंने भाई ऐसा है, मैं इसको लिखता हूँ माइनस का 3L di1/dt बराबर -6L di2/dt। अब देखो इधर माइनस माइनस कट गया, L से L कट गया, 3 से 6 कटेगा, 2 आ जाएगा, dt से dt कट जाएगा और ये आ जाएगा di1 बराबर 2di2। ये बता रहा है कि अगर कभी ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इनमें करंट फ्लो हो रही है और करंट बदल रही है, हाँ बिल्कुल करंट बदलेगी तो ही, क्योंकि करंट अपना धीरे धीरे ग्रो करेगी, तो इसमें जो करंट में इंक्रीज होगा और इसमें जो करंट में इंक्रीज हो रहा होगा, तो इसमें करंट में जो ग्रोथ होगी ये di मतलब di1 मतलब छोटा सा चेंज इन करंट, तो इसमें भी चेंज होगा di2, तो इसमें चेंज इसके चेंज से डबल होगा। मतलब अगर कभी तुमने 1 माइक्रोसेकंड के लिए देखा और 1 माइक्रोसेकंड में इसमें फ्लो होने वाली करंट 1 माइक्रो एम्पियर बढ़ गई, तो उतने ही टाइम में इसकी करंट 2 माइक्रो एम्पियर बढ़ेगी। ये इस बात का मतलब है di1 बराबर 2di2। अच्छा, अब मैंने कहा यार ऐसा है, शुरुआत करते समय इनमें करंट क्या फ्लो हो रही थी, देख लो आज कोई करंट है क्या, नहीं, आज तो करंट जीरो है। दो चीज़ों में करंट जीरो फ्लो हो रही थी, एक में जितनी करंट बढ़ती है वो दूसरे में बढ़ने वाली करंट से डबल होती है। तो आप किसी चीज़ को बढ़ाते हो, दूसरी चीज़ भी बढ़ा रहे हो, और इसको जितना बढ़ाओगे इसको हमेशा उससे डबल बढ़ाओगे। तो दोनों शुरुआत में जीरो थे, इसमें ग्रोथ से डबल ग्रोथ इसे मिलेगी हमेशा, तो ये जितनी भी वैल्यू पे पहुंच जाए ये उससे डबल ही रहेगा। तो इसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो इससे डबल होगी, i1 बराबर 2i2 होगा। जिन्हें नहीं समझ में आता है ऐसे वो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ज़्यादा अगर आपको दिक्कत है तो इंटीग्रेट कर लो भाई। इंटीग्रेशन di1 बराबर 2 इंटीग्रेशन di2। जब शुरुआत हुई थी तो दोनों में करंट i1 i2 क्या थी, जीरो, और की टाइम t तक आते आते इसमें करंट हो गई i1 और इसमें करंट हो गई i2। di1 का इंटीग्रेशन i1, लिमिट रखोगे i1 माइनस जीरो तो ये आ जाएगा i1, इसका इंटीग्रेशन i2, लिमिट रखोगे i2 माइनस जीरो यानी i2 आ जाएगा, तो i1 बराबर 2i2। लो वही बात जो मैंने वर्बली अभी बताई थी, ऐसी समझाई थी कि भाई di1 बराबर 2di2 का मतलब ये है कि इसमें जो करंट में ग्रोथ होगी वो इसकी ग्रोथ से डबल होगी हमेशा। तो दोनों की वैल्यू शुरुआत में ज़ीरो थी, अब इसमें ग्रोथ इससे हमेशा डबल होती है। ये अगर 1 एम्पियर बढ़ेगा या 0.1 एम्पियर बढ़ेगा तो ये 0.2 एम्पियर बढ़ेगा, ये 1 माइक्रो एम्पियर बढ़ेगा तो ये 2 माइक्रो एम्पियर बढ़ेगा। तो सेम लेवल पे होने थे स्टार्टिंग में जीरो पर, और फिर जैसे जैसे टाइम बीता ये जितना बढ़ता है उससे डबल हमेशा ये बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात है, जितनी इसकी वैल्यू पहुंचेगी ये उससे डबल पे पहुंचेगा। तो हम इसको ऐसे ही समझ सकते थे, यहीं से ये इंटीग्रेट करके लिखने की कोई विशेष ज़रूरत थी नहीं, फिर भी चलो लिख दिया, कोई ख़ास बात नहीं है। तो i1 बराबर 2i2 हो गया। अब क्या करें, अब कोई इशू नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया काम आपका, i1 प्लस i2 बराबर i, यस, और i1 बराबर 2i2, यस। 1 और 2 से सॉल्व कर लो, कैसे, यहाँ पे i1 प्लस i2 की वैल्यू हाफ i1 यहाँ रख दीजिए बराबर i, तो यहाँ से i1 बराबर 2/3 i आ गया। लो i ये रखिए यहाँ पर, तो i1 बराबर 2e/3r 1 माइनस e की पावर माइनस RT/2L। ये आपका फाइनल जवाब है भाई। तो सवाल में जो है हमने इंडक्टरों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया, एक तो जिसमें इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो 1/L इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले से निकाली गई। जब ऐसा कर लिया तो फिर हमने सोचा ये 2 इंडक्टर नहीं है, 1 इंडक्टर है। ऐसा करने पर ये नॉर्मल करंट वाला सर्किट बन गया। कौन सा वाला, वो ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट वाला। हाँ सही है, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट वाला आपका काम हो गया, उसका आपने रिजल्ट लिख डाला, ठीक। अब ये हो गया, तो भाई अब यहाँ पे जो करंट है वो तो इस कॉम्बिनेशन में जा रही है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जा रही है। तो इस कॉम्बिनेशन में करंट आई जा रही है, तो इसमें तो करंट कुछ कम होगी ना। अब आपने क्या किया, अब आपने ये साबित किया कि यार ऐसा है कि यहाँ जो करंट होगी वो इसका 2/3 होगी। ये देखिए i1 बराबर 2/3i। ये कैसे, दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम करी, ठीक है, और यहाँ जंक्शन लॉ का यूज़ किया और ये सॉल्व कर डाला। क्या था? तो
इसमें हमने देखा कि हम कैसे इंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन की बात कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन में जैसे ये इंपॉर्टेंट बात है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जो लोग पैरेलल में लगे हैं उनके क्रॉस वोल्टेज बराबर होगी, उसका भी हमने इस्तेमाल किया। सही है, तो एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से, समझा तो दिया ही मैंने, समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ अब कॉपी में साफ साफ नोट कर लेना है। तो क्लास को रोकें और साफ साफ कॉपी में नोट करें, फिर आगे देखते हैं। तो हमारे पास एक सवाल है, ठीक है। देखिए, एक बैटरी, रजिस्टर, यहाँ रजिस्टर, इंडक्टर, ये सब लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये सर्किट ऐसे बना हुआ है, काफ़ी पहले से बना हुआ होगा। आज की तारीख में जो इंडक्टर है यहाँ वाला, इसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, ठीक। तो यूँ करंट फ्लो हो रही होगी, क्यों? क्योंकि ये स्विच जो है ये 1 वाली पोजीशन पर है। तो देखो ये ऐसे करके सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ये ऐसे करके करंट फ्लो हो रही है। इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? 5 एम्पियर, ठीक। अब आप ये स्विच जो है इसको 1 से हटा के 2 पे ले आते हैं। तो स्विच को 1 से हटा के 2 पे लाना मतलब यहाँ से यहाँ कर दोगे, तो कनेक्शन जो हो रहा था इसका इधर से, वो कनेक्शन टूट जाएगा और यहाँ से कनेक्शन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से कनेक्शन जुड़ जाएगा तो अब यहाँ से हट गया कनेक्शन, ठीक, ये हट गया और ये जुड़ गया ऐसे। तो क्या होगा? अब ये बैटरी बेकार हो गई। अब यहाँ पे जो है आपका मामला, इधर लूप बन जाएगा, ये इसमें करंट फ्लो हो सकती है। तो आपको ये बताना है कि शिफ्ट करने के, जब स्विच को 1 से 2 शिफ्ट करोगे तो शिफ्ट करने के तुरंत बाद, ये देखो, करंट इन 10 ओम जस्ट आफ्टर शिफ्टिंग स्विच, इसमें करंट बतानी है स्विच को जैसे ही 1 से 2 पे लाया जाएगा, ठीक उस समय, शिफ्ट करने के तुरंत बाद, टाइम नहीं देना, तुरंत बाद, चाहिए। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन बना देता हूँ मैं। स्विच आज 1 पे है, इसको ऐसे दिखा दो एरो, इसका मतलब इसको 1 से शिफ्ट करके किधर ले आओगे? 2 पर। 1 से शिफ्ट करिए और 2 पे ले आइए, और शिफ्टिंग के तुरंत बाद 10 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट बताइए, सही। तो एक बार क्लास को रोकें और ये सवाल है, इसका जवाब निकालने का खुद प्रयास करें, फिर देखते हैं आपने सही जवाब निकाला या नहीं। चलो ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चों ने थोड़ा बहुत प्रयास किया होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे जो है वो जवाब निकाला जाए। है क्या? आज की तारीख देखो पहले, ये सिचुएशन है ऐसे, ये बैटरी या रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये इंडक्टर, 2 हेनरी का इंडक्टर है, ये आपका है 3 हेनरी का इंडक्टर, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो 5 एम्पियर फ्लो हो रही है, बिल्कुल, हाँ हाँ सही है। और यहाँ जो करंट है वो कितनी फ्लो हो रही है? यहाँ पे करंट है 0 एम्पियर, ये देख लो, कोई करंट नहीं। अब 0 एम्पियर लिखो या 0 लिखो एक ही बात है, ठीक है। वो जनरली क्या है, कोई क्वांटिटी की वैल्यू 0 होती है तो यूनिट बोलते नहीं हैं, ठीक है। ये 0 लिख देता हूँ मैं, आई। अब ये समझ में नहीं आएगा तुम्हारे 0 क्या है, तो आई 0 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो करंट है वो लिखी आपने 0, और इसमें आई लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तो 5 लिखा ही है, तो क्लियर है कि ये करंट है। चलो, ये भी थोड़ी बहुत बात है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि बाद में ना, अभी तो ठीक है यहाँ 0 लिख दिया, सही है, फिर कभी देखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, यार ये 0 क्या था यहाँ पे, ठीक। तो हमने कहा ऐसा है, ये यहाँ 0 करंट है, ये 5 एम्पियर करंट, तो ये दोनों इंडक्टर की सिचुएशन अलग अलग। इस इंडक्टर में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और इस इंडक्टर में 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। आप शिफ्ट करो स्विच को, शिफ्ट स्विच फ्रॉम 1 to 2, तो जस्ट आफ्टर शिफ्टिंग स्विच, ठीक है। स्विच को शिफ्ट करने के तुरंत बाद क्या हुआ? स्विच को शिफ्ट करने के तुरंत बाद ये आपका इंडक्टर है कौन सा? 3 हेनरी का, ये रेजिस्टेंस है वो 10 ओम वाला, और ये इंडक्टर है 2 हेनरी वाला। अब देखो ऐसा है, ये एक लूप बन गया। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी,
अगर वो है आई, यही तो आई निकालना है तुमको। इस रजिस्टर में करंट ही तो आपसे पूछी गई थी, क्यों? रजिस्टर में करंट बताओ, तो इसमें करंट अगर आई है तो वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट यहाँ आएगी, वही करंट ऐसे जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी, वही यहाँ से आएगी, वही इधर जाएगी। हाँ सही है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, चलो अभी आई की वैल्यू बताओ। हम कहते हैं यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम हमको जो है वो महसूस होगी। क्या प्रॉब्लम महसूस होगी? वो ये कि इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि इंडक्टर जो है अपने में फ्लो होने वाली करंट को एब्रप्टली चेंज होने नहीं देता है। हाँ बिल्कुल, एकदम से नहीं बदलने देगा। लंबा टाइम लोगे तब बदल सकती है करंट, एकदम से नहीं बदलेगी। यहाँ पर उसी स्टेटमेंट को लेकर, उसी प्रॉपर्टी को लेकर आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा मिलेगा। क्या कन्फ्यूजन है? ये देखो, ये इंडक्टर कहेगा कि यार मेरे में करंट जो है वो 5 एम्पियर पहले फ्लो हो रही थी, तो स्विच को शिफ्ट करने के तुरंत बाद भी 5 एम्पियर फ्लो होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू 2 हेनरी कहेगा, अकॉर्डिंग टू 2 हेनरी आई मस्ट बी 5 एम्पियर। ठीक है, बिकॉज करंट इन एल कैन नॉट चेंज एब्रप्टली। समझे? ये पूरी बात मैं लिख देता हूं। इंडक्टर कहेगा कि किसी इंडक्टर में करंट एब्रप्टली चेंज नहीं हो सकती। तो मेरे में तो पहले करंट 5 एम्पियर थी, तो स्विच को शिफ्ट करने के तुरंत बाद भी 5 एम्पियर होनी चाहिए। और 3 हेनरी क्या कहेगा? अकॉर्डिंग टू 3 हेनरी वो भी कहेगा भाई मैं भी तो इंडक्टर हूँ, मेरे को भी तो यही खास बात है मेरे में भी, तो मेरे हिसाब से आई मस्ट बी 0, क्योंकि पहले करंट यहाँ 0 थी, तो स्विच को शिफ्ट करने के तुरंत बाद भी यहाँ पे एकदम से, अभी टाइम तो मिला नहीं, बस स्विच शिफ्ट किया है अभी, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से करंट बदल जाएगी, तो टाइम तो दिया नहीं, तो करंट पहले 0 थी, तो शिफ्टिंग के तुरंत बाद भी 0 होनी चाहिए। बात वही, करंट इन इंडक्टर कैन नॉट चेंज एब्रप्टली। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इशू आ गया है, दोनों इंडक्टर अपनी अलग अलग बात कह रहे हैं। ये कह रहा है कि भाई करंट 5 एम्पियर होनी चाहिए, ये कह रहा है कि करंट 0 होनी चाहिए, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये लूप बना हुआ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ 5 एम्पियर करंट फ्लो और यहाँ 0 एम्पियर फ्लो ना, करंट तो पूरे लूप में सेम ही आएगी ना। तो अब ये कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो I बराबर 0 होगा या I बराबर 5 एम्पियर होगा, इसको लेके कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, अब हमने कहा फिर क्या करें? तो मैंने भाई देखो ऐसा है, हम इस सर्किट को जब देखते हैं, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये जब सर्किट पहले बना हुआ था, ये वाला सिचुएशन, तो इस इंडक्टर से कोई मतलब नहीं था, ऐसा करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही थी। जब तुमने स्विच को शिफ्ट कर दिया तब ये दोनों इंडक्टर पिक्चर में आ गए। अब ये तो कन्फर्म है कि दोनों में करंट सेम रहेगी। अच्छा, तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि यार ऐसा लग रहा है कि सर्किट में पहले जो इंडक्टेंस थी वो 2 हेनरी थी, और अब सर्किट में जो इंडक्टेंस है वो 2 हेनरी और 3 हेनरी कैसे है? सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इंडक्टरों का क्या होता है? इंडक्टेंस जोड़ दो, तो 2 हेनरी और 3 हेनरी मिला के कितना हो जाएगा? 5 हेनरी। तो ऐसा महसूस होगा हमें कि जो इंडक्टेंस है सर्किट में वो फिक्स नहीं है, वो बदल गई है। ये देख लीजिए, पहले थी 2 हेनरी और बाद में क्या हो गई? 2 और 3 सीरीज कॉम्बिनेशन कितना? 5 हेनरी। तो ये सर्किट जो है बिहेवियर अपना ऐसा शो कर रहा है कि सर्किट में मौजूद इंडक्टेंस चेंज हो गई। अब जो हमने ये बात बताई थी ना कि करंट इन इंडक्टर कैन नॉट चेंज एब्रप्टली, ये भाई एप्लीकेबल तब थी जब सर्किट में इंडक्टेंस फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे। ये तो इंडक्टेंस बदल रही है, जब इंडक्टेंस बदल रही है तो फिर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। समझे? तब ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं, फिर हम E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी नहीं यूज़ करेंगे। ये मैंने सब लिखवाया आपको, तो क्या यूज़ करेंगे? E बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी। बात सही। ठीक, तो जो स्टेटमेंट हम इंडक्टर के लिए देते थे कि इंडक्टर में करंट एब्रप्टली चेंज नहीं हो सकती, अब हम वो स्टेटमेंट नहीं देंगे। हम ये कहेंगे कि
फ्लक्स में चेंज एब्रप्टली पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को नहीं याद आ रहा हो तो मैंने अच्छे से बताया था, सब लिखवाया था, ये देखिए आपके क्लास नोट्स में आपको मिलेगा। 1-2 क्लास पीछे जाओ और जहाँ पर ये समझाया था कि इंडक्टर में करंट एब्रप्टली चेंज नहीं हो सकती है, तो वहाँ पर ये भी सब बातें बताई थी कि अगर इंडक्टेंस ही चेंज हो जाए तो फिर आप वो बात नहीं कह सकते, समझे। तो बस आपको वही चीज़ का यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यार हुआ क्या है यहाँ पर कि इंडक्टेंस ऑफ सर्किट हैज़ चेंज्ड फ्रॉम 2 हेनरी टू 2 + 3 यानी कि 5 हेनरी, समझे। 2 हेनरी से बदल के क्या हो गई, 5 हेनरी हो गई। तो ऐसे में हम E बराबर -dφ/dt तो लिख लेते हैं, लेकिन -L/di/dt ऐसे नहीं लिखते हैं। ये तो सही होगा, ये नहीं होगा। तो इन दैट केस आप कहोगे कि करंट कैन नॉट चेंज एब्रप्टली, करंट कैन नॉट चेंज एब्रप्टली। अगर ये स्टेटमेंट आप लिखते हैं तो ना, ये स्टेटमेंट हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, हम कहेंगे फ्लक्स कैन नॉट चेंज एब्रप्टली। अच्छा, फ्लक्स जो है वो एब्रप्टली चेंज नहीं होगा, ऐसा स्टेटमेंट दिया जाएगा। ओके, ठीक है भाई। हमने कहा ऐसा कर लेते हैं, चलो फ्लक्स देख लेते हैं। तो फ्लक्स देखेंगे जस्ट बिफोर शिफ्टिंग स्विच एंड फ्लक्स जस्ट आफ्टर शिफ्टिंग स्विच, वो दोनों बराबर होनी चाहिए। कौन सा फ्लक्स, वो मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे इंडक्टम फ्लक्स भूल गए, फाई बराबर LI, वही तो यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे फाई जस्ट बिफोर शिफ्टिंग स्विच, ये क्या लिख दिया, जस्ट बिफोर शिफ्टिंग स्विच इज इक्वल टू फाई जस्ट आफ्टर शिफ्टिंग स्विच। ठीक है। अब ज़रा देखो, स्विच को शिफ्ट करने से पहले फ्लक्स कितना था, L × I, 2 हेनरी × 5 एम्पियर, यस। और बाद में कितना हो गया, बाद में ये 2 हेनरी और 3 हेनरी दोनों सीरीज में है, तो इफेक्टिव L आपका कितना हो गया, 2H + 5H, सीरीज कॉम्बिनेशन है, और मल्टीप्लाइड बाई करंट I। सही है, लो। और यहाँ से आपका ये 10, ये 5, तो I बराबर 2 एम्पियर। लो भाई, ये आपका जवाब आ गया, देखा आपने। तो ये एक सिचुएशन हमने देखी कि जहाँ पर सर्किट में जो इंडक्टेंस मौजूद है वही बदल गई। जब इंडक्टेंस बदल गई तो इन दैट केस आप -L/di/dt को लेकर जो स्टेटमेंट दिया जाता है कि करंट एब्रप्टली चेंज नहीं हो सकती, वो समझाया था सब आपको कि अगर करंट एब्रप्टली चेंज करेगी तो ये di/dt इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड का इंड्यूस्ड EMF होगा जो करंट में चेंज को अपोज करेगा, ठीक है। तो वो चेंज अलाउ नहीं किया जा सकता, समझे। ऐसे करके सब समझाया था, देख लीजिए कॉपी में लिखा है आपकी, ठीक है। तो हमने कहा अब हम वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते, तो फिर हम फ्लक्स को, क्योंकि E बराबर -dφ/dt ये तो लगेगा ही लगेगा, तो बस हमने कहा इसको लेके हमने कह दिया कि हम फ्लक्स में एब्रप्टली चेंज नहीं होने देंगे, क्योंकि फ्लक्स में एब्रप्ट चेंज, एकदम से फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा तो इंड्यूस्ड EMF इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड का डेवलप होगा, वो चेंज ही नहीं होने देगा। तो ऐसे केस में हमने इसका इस्तेमाल किया और ये जवाब आ गया, I बराबर क्या, 2 एम्पियर। चलिए, तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए और क्लास को रोक के कॉपी में साफ साफ नोट कर लीजिए।